Good morning students and welcome to biology class. We are studying lesson number 4 molecular basis of inheritance and our today's topic is DNA fingerprinting. This is very important lesson and this topic is also very important and this is the last topic of this lesson. Dear student, हम लेसन नंबर 4 की स्टडी कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आज का हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले कल हमारे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, उसके आंसर्स आई होप आपने फाइंड किए होंगे। जस्ट चेक इट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ह्यूमंस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्चुअल जीन्स के नंबर पर डिपेंड नहीं है, बल्कि जीन्स पर डिपेंड है उसको कैसे यूज़ करते हैं या हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि हमने बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के जीन्स को चेक किया। वो जीन्स एक्चुअल डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी हर ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर जीन का वही फंक्शन रहेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल्स देखे थे, फ्लाइज, राउंडवॉर्म, माइस एक्सेट्रा। और हमने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ को भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया था कंपैरेटिव स्टडी के लिए। और इससे जो मेन हमको बेनिफिट मिलता है या जो हम इससे सीखते हैं वो है कि हम जीन स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को ह्यूमंस में नहीं बल्कि अदर स्पीसीज़ में भी हम उसके फंक्शंस को समझ पाएंगे। एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज़ HGP इम्पॉर्टेंट। HGP हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। लुक एट हियर। HGP was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics, and the work of HGP has allowed researchers to begin to understand the blueprint in the building and construction of human genome. And as researchers learn more about the function of gene and proteins, this knowledge will have a major impact in the fields like medicine, biotechnology and life sciences. Therefore HGP is very important. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है, रिलेटेड है बायोलॉजी का जो डेवलपिंग न्यू एरिया है उससे, यानी उसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिसर्चर्स को एक्चुअल हेल्प करता है अंडरस्टैंड होने में कि ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन जीनोम कैसा है। एंड रिसर्च और भी उससे कुछ सीखते हैं। दे लर्न मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स। वो इससे जीन के फंक्शन को और प्रोटीन के फंक्शन को समझ सकते हैं। एंड ये एक मेजर इम्पैक्ट होता है बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। गॉट इट स्टूडेंट। नाउ आज का हमारा टॉपिक है DNA फिंगरप्रिंटिंग। Genes present on chromosomes are responsible for determining the characters of the organism as well as for the inheritance of characters. क्रोमोसोम पर मौजूद जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के, और इसके साथ साथ वो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल जीन्स वी डिफर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। और रिकॉम्बिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पैटर्नल और मैटरनल जीन्स एक्चुअल चेंज होते हैं, इसीलिए हम अपने पेरेंट्स से इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिफरेंट हैं या डिफ़र हैं।
ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग ओवर में कि क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस फर्स्ट या पैचिटिन स्टेज ऑफ मियोसिस वन या पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस में, और जिसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन होगा और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ऑफस्प्रिंग्स वो पेरेंट्स से डिफरेंट रहेंगे। Differences also arise due to the infrequent mutation that occur during gamete formation और cell division। और भी differences आ सकते हैं। दूसरा रीज़न है infrequent आएंगे, infrequent mutation की वजह से, और ये होगा gamete formation में या cell division के टाइम पर। And due to all these factors, every individual has its unique genetic makeup which may be called as fingerprint। और इसी वजह से, ये सब फैक्टर की वजह से हर इंडिविजुअल का अपना यूनिक जेनेटिक मेकअप है जिसको हम फिंगरप्रिंट बोलेंगे। द टेक्निक डेवलप टू आइडेंटिफाई अ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस इज़ नोन एज डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। द टेक्निक, वो टेक्निक जो डेवलप की गई है पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस के थ्रू, इसको हम बोलेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी हर पर्सन दूसरे पर्सन से डिफरेंट होता है, स्लाइटली डिफरेंट रहेगा, और इसको डेवलप करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक डेवलप की गई थी, उस टेक्निक में एक्चुअल डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस को यूज़ किया जाता है और उसकी मदद से एक्चुअल पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं। उस टेक्निक को हम बोलेंगे डीएनए प्रोफाइलिंग। द टेक्निक ऑफ फिंगरप्रिंटिंग was first given by British geneticist डॉक्टर एलेक जेफरी इन 1984। इस टेक्निक को, यह टेक्निक जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, डीएनए प्रोफाइलिंग है, इसको फर्स्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट डॉक्टर एलेक जेफरी ने 1984 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक is based on identification of nucleotide sequence present in this wonder molecule। DNA फिंगरप्रिंटिंग बेस्ड है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के आइडेंटिफिकेशन पर जो प्रेजेंट होती है DNA पर, इन दिस वंडर मॉलिक्यूल और DNA। एंड अबाउट 99.9% of nucleotide sequence in all person is same and only some short sequence of the nucleotides differ from person to person। अबाउट 99.9%, यानी हर पर्सन की 99.9% जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है वो सेम होती है, लेकिन सम शॉर्ट मीन्स 0.1% ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये डिफरेंट रहेगी, और इसी वजह से हम पर्सन को दूसरे पर्सन से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इन द पॉपुलेशन एवरी पर्सन शोज अनयूजुअल सीक्वेंस ऑफ 20 to 100 base pairs which are repeated several times। They are termed as variable number of tandem repeats। पॉपुलेशन में हर पर्सन 20 to 100 बेस पेयर्स की एक ऐसी अनयूजुअल सीक्वेंस को शो करता है जो रिपीट होती है सेवरल टाइम्स पर। इसको हम कहेंगे VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स। And the length of the region having VNTRs is different in each individual and hence is the key factor in DNA profiling। इस VNTR की जो लेंथ है ये डिफरेंट होती है हर इंडिविजुअल में, इसीलिए ये DNA प्रोफाइलिंग की फैक्टर के तौर पर यूज़ की जाती है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन DNA फिंगरप्रिंटिंग आर एज फॉलोज। DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होने वाली इन्वॉल्व जो डिफरेंट स्टेप्स है वो यहाँ पर दी गई है। द फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ DNA, यानी DNA को आइसोलेट करना। द DNA मस्ट बी रिकवर्ड फ्रॉम द सेल और टिश्यू ऑफ द बॉडी और होस्ट एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लाइक ब्लड, हेयर रूट, स्किन एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड। DNA को आइसोलेट करना यानी DNA को सेपरेट करना, निकालना। कहाँ से?
DNA must be recovered from the cell or tissue of the body or host. किसी भी होस्ट की बॉडी से सेल या टिश्यू को हम क्या करेंगे, लेकर उससे डीएनए को आइसोलेट करेंगे. एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू लाइक ब्लड, हेयर रूट, स्किन एक्सेट्रा इज़ रिक्वायर्ड. और इसके लिए छोटा सा टिश्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू, थोड़ा टिश्यू या हमको ब्लड, हेयर रूट या स्किन कुछ भी रिक्वायर्ड है. नाउ सेकेंड स्टेप, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन. The isolated DNA is treated with restriction enzyme. The restriction enzyme cut the DNA into small fragments having variable length. This phenomenon is called restriction fragment length polymorphism, RFLP. Restriction digestion में हम आइसोलेटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करते हैं. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कट करता है जो अलग अलग लेंथ में पाए जाते हैं, जो अलग अलग लेंथ के रहेंगे. इस फेनामिनन को हम बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. नाउ द थर्ड स्टेप, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. द डीएनए सैंपल्स आर लोडेड फॉर एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. डीएनए के जो सैंपल्स है उसको लोड किया जाता है एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर एन इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस के अंडर इस अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए सैंपल्स को लोड किया जाता है. एंड द डीएनए फ्रैगमेंट्स विच आर नेगेटिवली चार्ज मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोल एंड द मोमेंट ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट. जितने भी नेगेटिव चार्ज डीएनए रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे और इसकी जो मूवमेंट है ये फ्रैगमेंट की लेंथ पर डिपेंड करती है. यानी जितनी छोटी लेंथ रहेगी उतनी मूवमेंट फास्ट होगी और लेंथ अगर लॉन्ग है तो मूवमेंट स्लो रहेगी. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स. और इसकी वजह से डीएनए के बैंड्स फॉर्म होंगे. dsDNA split into ssDNA by alkali treatment. DS मीन्स डबल स्टैंडर्ड DNA, इसको अल्कली ट्रीटमेंट के थ्रू स्प्लिट किया जाएगा ssDNA में, सिंगल स्टैंडर्ड DNA में. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, साउदर्न ब्लॉटिंग. Step number 4, southern blotting. The separated DNA fragment are transferred into a nylon membrane or a nitrocellulose filter paper by placing it over the gel and soaked them with filter paper overnight. अब जो separated fragments है इनको ट्रांसफ़र किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर और इसको प्लेस किया जाता है जेल के ऊपर जो उसको सोक करता है, जो उनको सोक करता है और इसको कंप्लीट नाइट के लिए यूज़ किया जाता है, ओवरनाइट. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब. अ नोन सीक्वेंस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज प्रिपेयर्ड. और एक नोन सीक्वेंस तैयार की जाती है एसएसडीएनए की. इट इज़ कॉल्ड डीएनए प्रोब and DNA probe is obtained from organism or prepared by cDNA preparation method. DNA probe obtain किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में या इसको प्रिपेयर किया जाता है cDNA preparation method से. The DNA probe is labeled with the radioactive isotopes. और जो DNA probe है उसको लेबल्ड किया जाता है रेडियो आइसोटोप से. इस cDNA को सिंगल स्टैंडर्ड RNA से प्रिपेयर किया जाता है. दैट इज़ द cDNA प्रिपरेशन मेथड. नाउ हाइब्रिडाइजेशन. प्रोब DNA इज एडेड टू द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर कंटेनिंग द होस्ट DNA. प्रोब DNA को ऐड किया जाता है नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर जिसके ऊपर ऑलरेडी होस्ट DNA प्रेजेंट रहेंगे. एंड द सिंगल स्टैंडर्ड DNA प्रोब pairs with the complementary base sequence of the host DNA strand. और जो सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, DNA प्रोब है, वो पेयर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस ऑफ होस्ट DNA से.
एंड एज अ रिज़ल्ट डीएनए हाइब्रिड्स आर फॉर्म्ड। और उसके रिजल्टेंट यानी जहाँ पर प्रोब डीएनए है और होस्ट डीएनए है, दोनों एक्चुअल आपस में मिलकर डीएनए हाइब्रिड्स फॉर्म करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, formed, look at here, hybrids are formed on the nitrocellulose filter paper remaining, ये कहाँ पर फॉर्म होगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर, एंड रिमेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब फ्रैगमेंट्स आर वॉश्ड ऑफ। यानी जब डीएनए हाइब्रिड फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद जो भी बचे हुए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब फ्रैगमेंट्स है उनको वॉश्ड ऑफ किया जाएगा। एंड द लास्ट स्टेप दैट इज़ फोटोग्राफी। द नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर इज़ फोटोग्राफ्ड ऑन एन एक्सरे फिल्म बाय ऑटो रेडियोग्राफी। जो नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है उसको फोटोग्राफ किया जाएगा एक्सरे फिल्म के ज़रिए ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से। एंड द फिल्म इज़ एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ हाइब्रिड डीएनए। और इस फिल्म को फिर एनालाइज किया जाता है डीएनए हाइब्रिड की प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो एप्लीकेशंस है कौन कौन से है? फर्स्ट वन, इन फॉरेंसिक साइंस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रेप एंड सम कॉम्प्लिकेटेड मर्डर केसेस। डीएनए का जो पहला यूज़ है वो फॉरेंसिक साइंस में या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में किया जाता है, और इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मदद से बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। सेकेंड, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट द बायोलॉजिकल फादर और बायोलॉजिकल मदर और बोथ ऑफ द चाइल्ड इन केस ऑफ डिस्प्यूट पेरेंटेज। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा यूज़ है कि बायोलॉजिकल फादर या मदर को या दोनों को फाइंड करने के लिए उन चाइल्ड्स के केसेस में जो डिस्प्यूट पेरेंटेज केस हों। एंड द थर्ड वन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is used to pedigree analysis in cats, dogs and horses and humans। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक और यूज़ है कि हम किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज़ की पेडिग्री को हम फाइंड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कैट्स, डॉग, हॉर्सेस एक्सेट्रा। पेडिग्री मीन्स उनका एक्चुअल जो भी हम एंसेस्ट्री जो चेक करना चाहते हैं उसको हम इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक से फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? इसके बाद हमको फाइनली हमको ये फिगर अंडरस्टैंड होनी है। फिगर 4.18 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आप यहाँ पर देख सकते हो सैंपल से हम क्या करेंगे, डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्शन और डीएनए आइसोलेशन। यानी हमारे पास यहाँ पर ब्लड सैंपल दिया गया है, उसके बाद आइसोलेटेड प्यूरिफाइड डीएनए, ये आप देख सकते हो यहाँ पर डीएनए को आइसोलेट किया गया है। एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इस प्रोसेस के थ्रू जो भी अवेलेबल डीएनए है आइसोलेटेड, इस डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू उसका हम डाइजेशन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन, और इसका एक्चुअल कन्वर्शन होगा डीएनए फ्रैगमेंट्स में जो डिफरेंट साइज़ के होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइज़ उसका बहुत डिफरेंट है। उसके बाद हम इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड यानी रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद हम डीएनए फ्रैगमेंट्स बनाएंगे और इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से उसको फिर हम अगली प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा, ट्रांसफ़र ऑफ डीएनए टू द नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे जिसके थ्रू एक्चुअल हमको डीएनए के डिफरेंट बैंड्स मिलेंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए प्रोब रहेंगे वो पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे और इनकी ये मूवमेंट एक्चुअल उनकी लेंथ पर डिपेंड करेगी, और इस तरह से ये हमको एक बैंडिंग पैटर्न देंगे। आफ्टर दैट साउदर्न ब्लॉटिंग, यानी एक्चुअल हम ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए को एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर या मेम्ब्रेन पर, और
सेलेक्टेड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोब को एक्चुअल इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी यहाँ पर हम होस्ट डीएनए के साथ डीएनए प्रोब को ऐड करेंगे जिससे आपको डीएनए हाइब्रिड्स मिलेंगे। एंड फाइनली हम एक्सरे टेक्निक की मदद से उसकी फ़ोटोग्राफी बनाएंगे और इस फोटोग्राफिक इमेज के थ्रू, एक्चुअल फोटोग्राफिक के थ्रू हमको एक ऐसी इमेज मिलेगी जिसके थ्रू हम डीएनए का जो हमको इमेज मिलेगी उसको हम बोलेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या प्रोफाइलिंग टेक्निक से हम पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गॉट इट स्टूडेंट? अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्यूरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। एंड लास्टली यहाँ पर आपके लिए ऐसे होमवर्क रहेगा, नो द साइंटिस्ट। मैं आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा एंड आपके लिए आज का जो क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्यूरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।